हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 7 का पार्ट 2। चैप्टर 7 जो है इसका पार्ट 1 हमने पहले ही कर लिया था, यानी कि सेक्शन नंबर 101 जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, इसका हेडिंग भी यही है, बर्डन ऑफ प्रूफ। इसे लेकर के हमने सेक्शन नंबर 108 तक कर लिया था और हमने जो इसका डायग्राम है वो ऐसे समझा था कि दिस इज द होम, देयर इज अ होम, ठीक है। उसमें एंट्री होती है पहले तो बाहर से बर्डन ऑफ प्रूफ, फिर इसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा, फिर इसके बाद इसमें किचन में आते हैं। किचन में बर्डन ऑफ प्रूफ पर्टिकुलर फैक्ट से रिलेटेड या फिर अगर कुछ प्रूव करना हो तो उससे पहले कोई और फैक्ट प्रूव करना हो, है ना। इसके बाद 105 में एक्सेप्शन आता है जो कि बाथरूम में है। एक्सेप्शन जो है बाथरूम, जनरली आप किसी और के घर जाते हो तो एक्सेप्शनली ही बाथरूम जाते हो, ठीक है। देन इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 106 पे। ये है सेक्शन नंबर 106, ये है स्टडी रूम। तो इसमें आता है बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट जिसकी आपको नॉलेज हो। देन 107 और 108 में है, 107 में है प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ। इसमें क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ है और इसमें है प्रूफ ऑफ लाइफ, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ लाइफ कि आपको जिंदा कर प्रूफ करना है किसी इंसान को जिसको 7 साल में लोगों ने नहीं देखा है, जो नेचुरली उसको देख लेंगे। तो हमने सेक्शन नंबर 108 तक किया था, ठीक है। अब हम लोग सेक्शन नंबर 109 में करते हैं। दिस इज द मेन रूम, मास्टर बेडरूम जो होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले सेक्शन नंबर 109 पे जाते हैं 108 के बाद। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ ताकि ये जो रूम है ये जूम्ड इन हो जाए, ठीक है। ओके, 109 में आता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप। ये क्या है, रिलेशनशिप है। ये जो हमने हार्ट बनाया है यहाँ पे, ठीक है, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है। इन द केसेस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड्स, टेनेंट या फिर प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है। किन किन चीजों के बीच में रिलेशनशिप सिद्ध करते हैं ये, पार्टनर, लैंडलॉर्ड, टेनेंट, ठीक है, प्रिंसिपल एंड एजेंट में, ठीक है। तो ये हो गए रिलेशनशिप, ये हो गए पेरेंट्स, ठीक है। तो अब इसमें आते हैं जो मेल मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, इसमें हम मेल लिख देते हैं अगर जस्ट इन केस समझ में नहीं आए तो। उसको बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप का प्रूफ। अब ओनर ऑफ द हाउस पेट्रियार्क ऑफ द हाउस होता है, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग कर देते हैं याद, बिकॉज ये इजी रहेगा याद करने में। देन सेक्शन नंबर 111 है प्रूफ ऑफ गुड फेथ और एक्टिव कॉन्फिडेंस। अब जो फीमेल है, ठीक है, उनको क्या होता है, प्रूफ होता है किस चीज का, प्रूफ ऑफ गुड फेथ देना होता है। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ गुड फेथ, गुड फेथ का प्रूफ करना होता है, ठीक है। क्यों बर्डन ऑफ प्रूफ का गुड फेथ जो होता है, ये वैसे तो अच्छे से लिटरेचर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, और इसमें एक्टिव कॉन्फिडेंस भी है, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जो हम इस मेंबर से एसोसिएट कर सकते हैं, जो है फीमेल मदर, ठीक है। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट जो सेक्शन आता है, नेक्स्ट जो रूम आता है वो आता है रूम नंबर 113, ठीक है। 113 को जो है ना, दिस इज बेटा बहू रूम टाइप समझ लो आप लोग उसको। 113 जो है रूम के बॉर्डर्स में कर लिया गया है, ठीक है, ताकि 113 का डिजाइन ऐसा है कि ज्यादा इशू नहीं रहेगा उसको उसमें करने में। तो 113 है प्रूफ ऑफ सेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। तो बॉर्डर से क्या कोई मार्क करता है, मार्क करता है टेरिटरी। तो प्रूफ ऑफ सेशन ऑफ टेरिटरी ये लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रूफ ऑफ सेशन ऑफ टेरिटरी 113 पे। बट अब क्योंकि ये बेटा बहू रूम है तो ये न्यूली मैरिड है, तो उसमें पहले, बहुत पहले क्या प्रॉब्लम्स आती थी कि एबिटमेंट ऑफ सुसाइड, की सुसाइड करने के लिए जो नई दुल्हन है उसको एबिट किया है, ठीक है, या फिर डाउरी डेथ होती थी। तो प्रिजम्पशन ऑफ सुसाइड का जो डिजाइन है, आई होप ये थोड़ा सही लग रहा होगा, ठीक है। और प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ कैसे, फायर से, ठीक है, दिस इज फायर, ठीक है। तो उससे ये इजी रहेगा समझने में। देन आपका 113 नहीं, 113 बी तो समझ में आ गया, ए और ए फॉर एबिटमेंट, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, बी फॉर डाउरी। अब ऐसे से रूम है अलग अलग। देन आते हैं इसके बाद 114 जो कि लास्ट सेक्शन है इसका, इस चैप्टर का। इसमें है कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, ठीक है। अब ये हो गया हॉल, क्योंकि बीच में क्या होता है, हॉल होता है जिसमें आप सब सारे कमरे में घूम, मतलब मान लो आप किसी का घर देख रहे हो तो पूरा देखते देखते आप कहाँ सेटल होते हैं, हॉल में सब लोग बैठते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करें, कोर्ट में प्रिज्यूम, यहाँ पे कोर्ट है, कोर्ट क्या करेगा, प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, ठीक है। कोर्ट और सर्टेन, कोर्ट क्या करेगा, सर्टेन फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस जो है वो प्रिज्यूम करेगा, मे प्रिज्यूम करेगा, ठीक है। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं इसके लिटरेचर पे।
सो सेक्शन नंबर 109 हमने जो रिलेशनशिप से स्टार्ट किया था, तो इसको रिलेशनशिप को अभी हाईलाइट ही कर देते हैं, बिकॉज जो वर्ड्स हैं जो हमें याद रखने ज़रूरी हैं, ताकि एक आइडिया बन पाए कि यार इस सेक्शन में क्या हो सकता है। क्योंकि जो हो सकता है उसके अंदर का तो आपको लिटरली याद रखना पड़ेगा, बट उसके ऊपर का जो है वो आपको समझना और रटना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है, इन द केस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड्स, टेनेंट्स, प्रिंसिपल एंड एजेंट्स, ठीक है, इनके केस में क्या करना है। When the question is whether person are partners, क्वेश्चन क्या है, पार्टनर है, लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, क्या है, पार्टनर है, लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है और प्रिंसिपल एंड एजेंट है, ऐसा कोई क्वेश्चन है, एंड इट हैज बीन शोन दैट दे हैव बीन एक्टिंग एज सच, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट दे डू नॉट स्टैंड और हैव सीज्ड टू स्टैंड टू ईच अदर इन दोज रिलेशनशिप्स रिस्पेक्टिवली इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें सिंपली ये है कि आपका कोई पार्टनर है बिजनेस में, या लैंडलॉर्ड है, या टेनेंट है, या प्रिंसिपल या एजेंट है, उनके बीच में ये दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप है, ठीक है, दैट दे हैव बीन एक्टिंग एज सच। क्यों, कैसे दिख रहा है, क्योंकि एक्ट कर रहे हैं वो लोग इस तरह से। कैसे, लैंडलॉर्ड है तो उसको पैसे दे करके, पार्टनर है तो उसको शेयर दे करके, ठीक है, टेनेंट है तो उससे पैसे लेकर के, प्रिंसिपल एंड एजेंट है तो वो अथॉरिटी वाला जो है कि अगर एजेंट किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो प्रिंसिपल भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ कि ये दोनों एक दूसरे के ऐसे रिलेशनशिप नहीं है या फिर सीज हो चुका है, ये वही बताएगा जो बोलेगा कि अरे नहीं, ठीक है, ए और बी पार्टनर है और सी बोलता है पार्टनर नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस में आ जाएगा, सी में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सी अफर्म करता है कि अरे ये दोनों तो पार्टनर ही नहीं है। बाकी ऑन द फेस ऑफ इट दुनिया को क्या लग रहा है कि ये पार्टनर है, लैंडलॉर्ड है। अब देखिए, घर के बाहर कोई निकलता है और आपको रेंट लेते हुए देखता है, ठीक है, आप लैंडलॉर्ड हो, आप रेंट ले रहे हो, और अगर कोई आपको देख लेता है रेंट लेते हुए, तो जो थर्ड पर्सन है जो देखता है, जस्ट इन केस वो बोलेगा अरे ये इन लोग के बीच में तो ऐसी रिलेशनशिप है ही नहीं, और उसको क्या है, एज अ विटनेस बुला लिया जाएगा। तो अगर वो एज अ विटनेस बोलेगा कि ये लोग लैंडलॉर्ड है नहीं, बस वो दिखता है, तो उसी को प्रूफ करना होगा। कैसे, कि अरे वो किसी और चीज का पैसा लेने आए थे, वो बस बोल रहे थे कि हम लैंडलॉर्ड है, वो लैंडलॉर्ड है नहीं, वो वसूली करने आए थे, ठीक है, जस्ट याद करने के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है बर्डन ऑफ प्रूविंग। क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप, ठीक है, हमने ओनरशिप किया मेल पैट्रियार्क ऑफ द फैमिली से। क्यों, क्योंकि वो रूम था उन्हीं का, है ना। तो उससे व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर, क्वेश्चन है एनी पर्सन इज ओनर ऑफ एनीथिंग विच ही इज शोन टू बी इन पोजिशन, ठीक है। अब ओनर है और वो क्या है, शो कर रहा है, शो होना बहुत जरूरी है। अभी जो हम कर रहे हैं, ये जो रूम है मेन मास्टर बेडरूम है, उसमें जितनी भी चीजें वो शो हो रही हैं। टू बी इन पोजिशन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज नॉट द ओनर इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट। नॉट है तो पर्सन जो अफर्म कर रहा है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट सेक्शन है प्रूफ ऑफ गुड फेथ। किस चीज का, प्रूफ ऑफ गुड फेथ। गुड फेथ यानी कि अच्छी भावना, कि आपने कोई काम अच्छी भावना से किया है, आपके में मैलिस नहीं है ना। तो इसका प्रूफ जो गुड फेथ होता है इन ट्रांजैक्शन वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, ठीक है। गुड फेथ का प्रूफ कब, जब दूसरी रिलेशन ऐसा हो कि एक्टिव कॉन्फिडेंस शो हो रहा हो, ठीक है। इसको पढ़ के समझते हैं। ये देखिए, इसका जो मेन पर्पज है ये क्या बताने के लिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस की जो फादर है वो मदर के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस करके तो नहीं अपना काम करवा रहे हैं। तो ये वही है, वेयर देयर इज अ क्वेश्चन एज टू द गुड फेथ ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज, one of whom stands to the other in a position of active confidence, the burden of proving the good faith of the transaction is on the party who is in a position of active confidence, ठीक है। इसमें क्या आ गया, डॉक्टर आ गया, टीचर आ गया, पेशेंट आ गया, स्टूडेंट आ गया, डॉक्टर के साथ पेशेंट आ गया, टीचर के साथ स्टूडेंट आ गया, ठीक है। मान लो एक टीचर है और डॉक्टर और पेशेंट है, ठीक है। डॉक्टर कुछ बोलता है पेशेंट को करने के लिए, तो जो तीसरा इंसान होता है, थर्ड पर्सन, मान लो वो थर्ड पर्सन है सी, ठीक है। तो अगर वो बोल रहा है कि नहीं इन्होंने कुछ, नॉर्मली तो ये माना जाएगा कि पेशेंट ने अपनी मर्जी से किया है, बट अगर पेशेंट बोलेगा कि ये जो है, देखिए एक बार पढ़ के देखते हैं, वेयर देयर इज अ क्वेश्चन एज टू गुड फेथ। गुड फेथ का क्वेश्चन है इन दोनों के बीच में, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में गुड फेथ का क्वेश्चन है, ठीक है। वन ऑफ हुम स्टैंड्स टू द अदर इन अ पोजिशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। अब जो अब पेशेंट है उसको अपने डॉक्टर पे क्या है, एक्टिव कॉन्फिडेंस है। तो फिर द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजैक्शन इज ऑन द पार्टी। अब ये कि इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई है, मान लो 5 लाख रुपए की हुई है एक ट्रांजैक्शन, किस लिए, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए या कुछ भी करने के लिए, बाईपास सर्जरी के लिए, ठीक है। द ट्रांजैक्शन इज ऑन द पार्टी हु इज इन अ पोजिशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ। अब गुड फेथ कौन प्रूव करेगा,
हु इज इन अ पोजिशन, तो क्या इधर कौन आ जाएगा पोजिशन में, डॉक्टर है इधर ऐसी पोजिशन में, ठीक है, कौन है, डॉक्टर है इस पोजिशन में, तो किस पे आ जाएगा बर्डन, डॉक्टर पे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि मदर फादर के बीच में है तो फादर के ऊपर आ जाएगा, बिकॉज मेल पेट्रियार्क वाला कॉन्सेप्ट हम इधर लेके चल रहे हैं। अब इसमें इलस्ट्रेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ क्लाइंट टू एन अटॉर्नी इज इन क्वेश्चन। गुड फेथ क्वेश्चन में कब, कहाँ पे, एक सेल हुई है किसके बीच में, क्लाइंट एंड अटॉर्नी के बीच में, क्लाइंट और अटॉर्नी। अब मान लो तुम अपने अटॉर्नी का, क्लाइंट एंड अटॉर्नी वाला रिलेशन है, अब अटॉर्नी पे तो तुम अपने ट्रस्ट करोगे, तुम्हारा लॉयर है वो, ठीक है। अब ये क्वेश्चनेबल है। इन अ सूट ब्रॉड बाय द क्लाइंट, अब क्लाइंट ने क्या कर दिया, उस पर केस कर दिया, तो क्या है, बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ किस पे करता है, अटॉर्नी पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट है द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ सन जस्ट कम ऑफ एज टू अ फादर इज इन क्वेश्चन इन अ सूट ब्रॉड बाय सन। सन ने एक सूट किया कि मेरे पापा ने मुझसे एक वो करवा लिया, एक सेल करवाई है ना, हाँ, एक सेल करवाई है और मैं अभी जस्ट एज का हुआ हूँ, कब, 18 साल का हुआ हूँ, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूविंग गुड फेथ ऑफ द ट्रांजैक्शन इज ऑन फादर है। अब देखो ये फैमिली रिलेशंस को भी नहीं छोड़ते, तो हमने जो मदर फादर का किया था वो सही है ना। देन नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 111A, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, ठीक है। प्रिजम्पशन किस चीज के, सर्टेन ऑफेंसेस के। तो हमने सेक्शन नंबर 111 का कुछ वो नहीं बनाया था, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 111A। तो प्रिजम्पशन P ऑफ O, ठीक है, PO, प्रिजम्पशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, ठीक है। और एक और चीज थी हम लोग करना भूल गए थे, 112, ठीक है, जो है बर्थ और मैरिज से रिलेटेड। ये क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है। तो यहाँ पे क्या हम लोग मान लेंगे कि एक पालकी पड़ी हुई है, जो हमने पहले भी माना था, ठीक है, एक बेबी की, तो वो क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है। क्यों 112 में कंक्लूसिव प्रूफ उसी चीज का है कि बेबी से, किड से रिलेटेड है, ताकि जो लेजिटिमेसी है ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड या फिर ऑफ अ चाइल्ड वो मेंटेन रहे, ठीक है। उसको इलेजिटिमेट सन नहीं बोल सकते आप। बास्टर इन द सोसाइटी, बास्टर्डनेस को खत्म करने के लिए ये लॉ आया था, ठीक है, तो उस चीज से रिलेटेड है। तो हम लोग सेक्शन नंबर 111A करते हैं। तो 111A कुछ इस तरह है, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। क्या है, प्रिजम्पशन किस चीज का, सर्टेन ऑफेंसेस का। वेयर अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 इन। अब देखिए किसमें है, इन एनी एरिया डिक्लेयर, देखिए, इन एनी एरिया डिक्लेयर टू बी डिस्टर्ब एरियाज अंडर एनी इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। क्या है इधर, डिस्टर्ब एरिया है, for the time being in force and making provisions for the suppression of disorder and restoration and maintenance of public order। किस चीज के लिए, पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए। या फिर एनी एरिया इन विच देयर हैज बीन ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 मंथ, एक्सटेंसिव 1 मंथ। अब देखिए कंटिन्यूअस नहीं है तो 1 मंथ का एक्सटेंसिव डिस्टर्बेंस है, तो इसमें भी क्या है, पब्लिक पीस के लिए। एंड इट इज शोन दैट सच पर्सन हैड बीन एट अ प्लेस इन सच एरिया एट अ टाइम व्हेन फायर आर्म्स और एक्सप्लोजिव्स वर यूज्ड एट or from that place to attack or resist the members of any armed forces or the forces charged with the maintenance of public order। अब देखिए जो भी पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है उसके ऊपर आपने कुछ किया, कुछ दिक्कत की, ठीक है, एक्टिंग इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड। तो क्या प्रिज्यूम किया जाएगा, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज शोन दैट सच पर्सन हैड कमिटेड सच ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस किया है उसने, ऑफेंस रिफर टू इन सबसेक्शन 1 आर फॉलोइंग। क्या है, offenses under section 121, 121A, 122 and 123 of Indian Penal Code। अभी हम देखेंगे ये क्या है, ठीक है। या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी और अटेम्प्ट टू कमिट और अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 122। कॉन्स्पिरेसी भी कर सकता है, यानी कि पहला तो तुमने ऑफेंस ही किया है, दूसरा तुमने कंस्पायर किया है या अटेम्प्ट किया है या अबेट किया है, ठीक है, अबेट किया है। अब ये ऑफेंसेस हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ये ऑफेंसेस आप इन जनरल सेंस में देख लो तो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट हैं। क्या है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट हैं। तो ये कौन कौन से हो जाते हैं, 121 कहाँ लिखा हुआ है, 121। इसमें क्या है, वेजिंग वॉर, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर, ठीक है, वेजिंग वॉर आ गया। 121A में क्या है, कॉन्स्पिरेसी है इससे रिलेटेड, ठीक है। 122 में क्या है, कलेक्टिंग आर्म्स है, अब वॉर करने के लिए आप आर्म्स कलेक्ट करोगे, ठीक है। 123 में है कंसीलिंग विद द इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर। देखो अब उस आर्म्स को क्या है, आप छुपा रहे हो, पहले क्या करना है, इंटेंशन वॉर करना है। 122 में क्या आ गया, अब उस वॉर करने के लिए आप हथियार इकट्ठा कर रहे हो।
123 में क्या आ गया, अब ठीक है वो वॉर करने के लिए आप क्या कर रहे हो, उसको छुपा रहे हो। अब अपना प्लान आप छुपाओगे, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को थोड़ी बता दोगे। तो ये मेनली क्या है, किस चीज को टारगेट करता है, ये नक्सल्स को टारगेट करता है, ठीक है, नक्सलाइट एरियाज के लिए भी है ये। और हाँ, हाँ नक्सल्स के लिए भी है। हालांकि मैं एक चीज बताना भूल गई हूँ, आप नोट कर लेना एक केस लॉ। ये जो सेक्शन नंबर 108 है, ठीक है, क्या है, बर्डन ऑफ प्रूविंग द पर्सन इज अलाइव, ठीक है, प्रूफ ऑफ लाइफ के लिए, सॉरी, हाँ प्रूफ ऑफ लाइफ के लिए, ठीक है। तो 108 क्या है, एक्सेप्शन है किसका, 107 का, ठीक है। और ये एक केस में बोला गया था, उस केस का नाम लिख लो आप, LIC वर्सेस अनुराधा, ठीक है। तो इसमें क्या है, डेट ऑफ डेथ इज नॉट प्रिज्यूम, ठीक है। 107 108 डिपेंड्स अपॉन द प्रूफ अवेलेबल एंड एप्लीकेशन ऑफ ब्रैकेट थ्योरी। अब इसमें क्या है, ब्रैकेट थ्योरी के बारे में बताया गया, किसमें, अनुराधा, LIC वर्सेस अनुराधा। अनुराधा आपने देखा होगा, एक मूवी थी, क्या नाम थी, हेरा फेरी, ठीक है, उसमें अनुराधा वाला नाम था। और इसमें डेट ऑफ डेथ इज नॉट प्रिज्यूम के बारे में है। बाकी इसमें ये है कि देखिए, अब बर्डन ऑफ, अब देखिए, अगर जहां पहला तो 107 क्या है, वो प्रूफ ऑफ लाइफ है, और 108 क्या है, बर्डन ऑफ प्रूविंग लाइफ। अब ऑब्वियसली जहां बर्डन आ गया वो उसका एक्सेप्शन हो जाएगा ना। तो बस यही है, ठीक है, कि एक्सेप्शन है कि नहीं, 108 जो है 107 का एक्सेप्शन है। बाकी ये आप MCQs में भी देखेंगे। तो हमने सेक्शन नंबर 111A कर लिया है, क्या है, सर्टेन ऑफेंसेस। सर्टेन ऑफेंसेस में वही वेजिंग वॉर वाले ऑफेंसेस आ जाते हैं। तो अगर कोई आम है, कुछ उल्टा एक्ट करती है, तो यही माना जाएगा, यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि उन्होंने अपने खुद को बचाने के लिए और पब्लिक पीस के लिए किया है। नेक्स्ट सेक्शन आता है 112। ये याद है, जो बेबी की जो क्रिब हमने इमेजिन की थी ड्यूरिंग मैरिज, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी का प्रूफ हमने ये अभी किया है, जस्ट अभी किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, द फैक्ट दैट एनी पर्सन वॉज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज, अब क्या है, कंटिन्यूएंस है, बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन, और विद इन 280 days आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन। पहला तो क्या है, मैरिज, कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज में है, ठीक है, कंटिन्यू है मदर और मैन के बीच में, ठीक है। अभी यहाँ पे फादर नहीं लिखा हुआ है। या फिर क्या है, या फिर क्या है, विद इन 280 days आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन, क्या है, 280 days है किसकी, डिवोर्स के बाद, है ना। एंड द मदर रिमेनिंग अनमैरिड, और मदर जो है अनमैरिड है, ये नहीं कि उसकी मैरिज होगी, मैरिज होगी तो ऑब्वियसली वो लेजिटिमेट हो जाएगा। शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ दैट ही इज द लेजिटिमेट सन ऑफ दैट मैन, ठीक है। वो आदमी पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला तो क्या है, मदर एंड जो दूसरा आदमी है, जो मैन है, उनकी क्या है, शादी हो गई है और कंटिन्यूएंस है। दूसरा क्या है, उन दोनों का डिवोर्स हो गया और 280 days तक के बाद जो है, 280 days में बेबी हो गया है। तो क्या है, उसी आदमी की का वो बेबी है, ये लेजिटिमेट प्रूफ है, ठीक है। अनलेस इट कैन बी शोन दैट द पार्टीज टू द मैरिज हैड नो एक्सेस टू ईच अदर। इसका जो एक लौता एक्सेप्शन है वो यही है कि एक्सेस नहीं था दोनों को एक दूसरे का। मान लो एक कहीं पोस्टेड था, ठीक है, फिर इसके बाद लॉकडाउन लग गया, ऐसा कुछ सीन है। एट एनी टाइम वेन ही कुड हैव बीन बिगॉटन, ठीक है, बिगॉटन मतलब समझ में आ रहा है, 9 months मतलब वो बिगॉटन वाला टाइम है। अब इसमें एक और चीज है, देखिए कंक्लूज, अब ये तो पता चल गया कि हाँ एक सन जो है वो, एक बच्चा जो है वो लेजिटिमेट कैसे प्रूफ हो जाएगा, कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज में हो जाए। जरूरी नहीं है कि DNA टेस्ट में वो दोनों पेरेंट्स पता चले, पर ये जरूरी है कि शादी होनी चाहिए, और दूसरी चीज ये जरूरी है कि डिवोर्स के 280 days में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 280 days कितना होता है, 7 months होता है। देखिए 7 months में कोई भी शो करने लगता है तो ऐसा पता होता है कि हाँ, तो यही है कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। अब एक और चीज है, कंक्लूसिव एविडेंस एंड कंक्लूसिव प्रूफ आर नॉट डिफरेंट, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा कमेंट्स में। बाकी ये जो इससे रिलेटेड 2 केस लॉज हैं, एक तो है गौतम कुंडू, ठीक है, गौतम कुंडू एक केस लॉ है, और जो नेक्स्ट केस लॉ है वो है वासुदेव बड़वी वर्सेस लता बड़विक, ठीक है। ये बहुत ही फेमस केस है, वासुदेव बड़विक वर्सेस लता बड़विक, ये मैंने इधर लिख रखा है, वासुदेव बड़विक वर्सेस लता बड़विक। ये पेरेंट्स का नाम है, सॉरी ये हस्बैंड एंड वाइफ का नाम है, ठीक है। और इसमें DNA टेस्ट से रिलेटेड भी दिया गया है कि DNA टेस्ट नॉर्मली क्या है, DNA टेस्ट जो है वो नहीं करवाएंगे। देखिए DNA टेस्ट जो है वो कोई प्रूफ नहीं है। DNA टेस्ट प्रिवेल्स ओवर प्रिजम्पशन ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ अंडर सेक्शन 112, ठीक है। DNA टेस्ट क्या होता है, प्रिवेल करता है, बट कई बार क्या होता है, DNA टेस्ट जो है वो अलाउ नहीं किया गया, गवर्नमेंट ने जो है वो मना कर दिया, हालांकि DNA टेस्ट जो है वो प्रिवेल करेगा, ठीक है।
क्योंकि डीएनए टेस्ट कैन नॉट रिबट द कंक्लूसिव प्रिजम्पशन एनविसाइज्ड अंडर सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी है। द पार्टीज कैन अवॉइड द रिगर ऑफ सच कंक्लूसिव प्रिजम्पशन ओनली बाय प्रूविंग नॉन एक्सेस। ठीक है, तो अब इसमें कमेंट्स में एंड में यही लिखा हुआ है, जो थर्ड वाला पॉइंट है आप एक बार पढ़िएगा, तो उसमें यह है कि देखो डीएनए टेस्ट जो है वो रिबट नहीं कर सकता कंक्लूसिव प्रिजम्पशन को, इसीलिए उसका नाम है कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। इससे पहले जो मैंने पढ़ा था वो मैंने ऊपर एक डीएनए टेस्ट प्रिवेल्स ओवर प्रिजम्पशन ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ, वो एक केस लॉ में था। किसमें था? नंदलाल वासुदेव बड़विक वर्सेस लता बड़विक। तो उसी में आगे आया कि डीएनए टेस्ट जो है वो रिबट नहीं कर सकता है कंक्लूसिव प्रूफ को। क्यों? और पार्टीज को जो है सिर्फ एक चीज प्रूफ करनी होगी, वो है नॉन एक्सेस। ठीक है, बस यही है इसका। और इसका ये केस है नंदलाल वासुदेव बड़विक वर्सेस लता नंदलाल बड़विक। इसको एक बार मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका फर्स्ट ही पॉइंट पे लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 113। ठीक है, सेक्शन 113 है प्रूफ ऑफ सेशन ऑफ टेरिटरी। सेशन ऑफ टेरिटरी इसमें क्या है? 113 हमने पढ़ा तो रूम के बॉर्डर में बना हुआ था, टेरिटरी से रिलेटेड है, वो टेरिटरी मार्क कर रहा है। ठीक है, a notification in the official gazette that any portion of British territory has been ceded to any native state prince or ruler shall be conclusive proof that a valid cession of such territory took place at the date mentioned in such notification। अब क्या ऑफिशियल गैजेट में आ गया है तो यही होगा। क्या आ गया ऑफिशियल गैजेट में? कि कोई भी ब्रिटिश टेरिटरी है, मान लो कि कोई भी ब्रिटिश टेरिटरी है यार, ब्रिटिश रोड्स हैं, जीटी रोड जैसे, वो तो बाद उससे बनी थी, बाद में ब्रिटिशर्स ने ले ली थी। उसके बाद अब ब्रिटिश में क्या है, ब्रिटिशर्स ने रेलवे स्टेशन काफी सारी चीजें बनाई, वो सब क्या ऑफिशियल गैजेट से आ गया कि अब ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। किसमें आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आया, वो नेटिव स्टेट का हो जाएगा, वो प्रूफ है उसका। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 113A और 113B, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 113A है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन। अब इसमें क्या है? मैरिड वुमेन। अब उसमें क्या है? भाई भाभी रूम वाले में क्या था? मैरिड वुमेन वाला आ रहा था। अब इसका सेक्शन है when the question is whether the commission of suicide by a woman had been abetted by her husband। क्या है? abetted by her husband। और क्वेश्चन आता है कि देखो सुसाइड हो गया है, अब क्वेश्चन क्या राइज होगा कि क्या अबेटमेंट इसके हस्बैंड ने किया है या फिर क्या अबेटमेंट इसके रिलेटिव ने किया है, हस्बैंड या रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव किसके? रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड। और फिर शो क्या हो जाता है? एंड इट इज शोन दैट शी हैड कमिटेड सुसाइड शोन विद इन 7 years। 7 साल में उसने सुसाइड कर लिया फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज, एंड दैट हर हस्बैंड ऑफ सच रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड हैड सब्जेक्टेड हर टू क्रुएलिटी। The court may presume, having regard to all the other circumstances of the case, that such suicide has been abetted by her husband or by such relative of her husband। क्या क्या चीजें इसमें प्रूव होनी चाहिए? मैरिज होनी चाहिए, ठीक है, प्लस क्या होनी चाहिए? 7 years होनी चाहिए, प्लस क्रुएलिटी होनी चाहिए, प्लस एबेटमेंट। एबेटमेंट तो देखो ये शो होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू एबेटमेंट बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स। ठीक है, ये समझ में, ये बहुत ही छोटे छोटे लिखा है पर एक बार समझ लेना। मैरिज हो गई है, ठीक है, मैरिज हो गई है, 7 साल हुए हैं अभी उस औरत को मरे हुए। देखो सबसे पहले देखना कि सुसाइड हो गया है, ठीक है, किस में हुआ है? मैरिज में रहते रहते हुआ है, 7 साल के अंदर हुआ है, क्रुएलिटी उसने फेस की थी, तो ये क्या हो जाएगा कि ठीक है उसने एबेट किया है उसका सुसाइड। एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन क्रुएलिटी शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी। 498A जो आईपीसी का है उसमें हमने कवर कर रखा है कि क्रुएलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये अमेंडमेंट के उससे आया था, ये बहुत जरूरी है एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, और क्रुएलिटी जो है वो सिर्फ फिजिकली नहीं हो सकती, वो मेंटली भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि चोट के निशान हो, ये भी हो सकता है कि मेंटली हो और मेंटली बहुत ज्यादा स्कार हो जाता है। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 113B। ठीक है, हालांकि 113 में एक और चीज है, मे प्रिज्यूम है उसमें। ठीक है, मे प्रिजम्पशन है, मे। ठीक है, क्यों मे प्रिजम्पशन है? अब एक चीज याद रखिएगा बस इसे। देन नेक्स्ट सेक्शन है 113B प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। अब डाउरी क्या है? कभी भी मांगी जा सकती है शादी के बाद। ठीक है, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर पर्सन हैज कमिटेड द डाउरी डेथ। क्वेश्चन क्या है? डाउरी डेथ आया है, तो क्या देखा जाएगा? मैरिज हो रखी है, ठीक है, शोन दैट सून बिफोर हर डेथ सच वुमेन हैज बीन सब्जेक्टेड बाय सच पर्सन टू क्रुएलिटी
और harassment or in connection with any demand for dowry, किस चीज के लिए? The court shall presume that such person had caused the dowry death. ठीक है, अब इसमें क्या याद रखना है? डिमांड फॉर डाउरी, ठीक है, ये हो रखा है, तो उससे क्या किया? हैरेसमेंट, क्रुएलिटी, डिमांड फॉर डाउरी है, उसकी वजह से क्या किया? क्रुएलिटी किया, हैरेसमेंट किया। कब किया? सून बिफोर मैरिज, सॉरी सून बिफोर डेथ। तो क्या हो गया? यही माना जाएगा कि डाउरी डेथ है। अब इसमें 7 साल का कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं दिया गया है कि 7 साल के अंदर होना है या कब होना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है, जो लास्ट सेक्शन है हमारा, वो है सेक्शन नंबर 114। ये काफी बड़ा सेक्शन है, हालांकि 114 के बाद 114A भी है, जिसका हमने अभी वो नहीं किया है, ट्रिक्स के थ्रू हमने नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी 114 है, कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा? एग्जिस्टेंस किस चीज की? सर्टेन फैक्ट्स की। तो क्या? द कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड regarding had to the common course of natural events, human conduct, public and private business in their relation of the fact of the particular case, ठीक है। अब देखो, कॉमन कोर्स, कॉमन कंडक्ट, सर्टेन फैक्ट्स कैसे याद रख सकते हो? कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस, कॉमन कोर्स, नेचुरल इवेंट्स, प्राइवेट बिजनेस, कैसे याद रख सकते हो? ये ऑब्वियसली इलस्ट्रेशन के थ्रू याद कर सकते हो। इलस्ट्रेशन इसमें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें इलस्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हो। देखो फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है? द कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी? कि द मैन हु इज इन पोजिशन ऑफ स्टोलन गुड्स, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। कोर्ट क्या करेगी? ए वाला हम लोग कर रहे हैं अभी, that the man is in possession of stolen goods soon after the theft is either the thief or has received the goods knowing them to be stolen unless he can account for his possession। या तो तुम बिल देखो, अब तुम्हारे पास अगर चोरी का सामान है तो तुम बिल दिखा दो कि ठीक है मैंने ये इससे खरीदा है, ठीक है। तो इसमें इलस्ट्रेशन ए में क्या है? अ शॉपकीपर हैज इन हिज स्टिल अ मार्केट रूपी सून आफ्टर इट वॉज स्टोलन and cannot account for its possession specifically but is continually receiving rupees in the course of his business। ये क्या है? इमीडिएट पोजीशन से रिलेटेड है। अब मैं इसमें एक अच्छे से आपको एक चीज बताती हूँ। ये है कि देखो ऊपर इसमें क्या लिखा हुआ है? अनलेस ही कैन अकाउंट फॉर हिज पोजीशन, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने जो है वो स्टोलन गुड खुद चुराए हैं। बट इसमें एक और चीज लिखी गई है, देखो ये एक तरह से एक्सेप्शन है, जनरल चीजें जो आप मानते हो ना कि ठीक है अगर ये नहीं किया तो ये होगा, तो उसका एक्सेप्शन है। इसमें एंड में ये लिखा हुआ है कि बट द कोर्ट शैल ऑल्सो रिगार्ड, क्या है मैं मार्क कर देती हूँ, बट द कोर्ट shall also have regard to such facts as the following in considering whether such maxims do or do not apply to particular case। maxims क्या? यही कि कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, है ना, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ दैट फैक्ट। अब जो हमने ए वाला किया था तो उसमें ये है कि शॉपकीपर जो है ये बोल देता है कि देखो शॉपकीपर के टिल में जो है एक मार्क्ड रूपी है और सून आफ्टर इट वॉज स्टोलन, ठीक है, वो पैसा जो है वो चोरी हो गया था, उसके बटुए में वो पैसा आ गया, ठीक है, और वो उसके लिए अकाउंट भी नहीं कर पा रहा है, बट इज कंटिन्यूसली रिसीविंग रुपीज इन द कोर्स। अब देखो उसको कोर्स ऑफ बिजनेस में कंटिन्यूसली क्या है वो पैसा मिलता जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? अरे यार अगर उसको पैसा मिल रहा है और कंटिन्यूसली बिजनेस है तो किसमें आ गया? सेक्शन 114 में आ गया, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो है ये हो जाएगा कि कोर्ट क्या करेगा, इसको वो कर देगा, एक्सेप्शन दे देगा कि अरे यार हाँ यार बिजनेस में भी तो आ सकता है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ दैट सर्टेन फैक्ट वो कोर्ट प्रूव हो जाएगा, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा। नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है वो इलस्ट्रेशन भी है, काफी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि दैट एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरॉबरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। क्या है? अकम्प्लिस है, उसको कोरॉबरेशन करोगे तभी उसका जो है ये सिद्ध होगा कि वो सही बोल रहा है, अदरवाइज वो है अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है। एज अ विटनेस उसके पास कोई क्रेडिट नहीं है, ठीक है, उसको कोरॉबरेशन जरूरी है। तो इसमें क्या है? कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट शैल ऑल्सो हैव रिगार्ड टू सच फैक्ट्स। अब वो फैक्ट क्या है? इलस्ट्रेशन बी के उसमें दिया हुआ है, A person of the highest character is tried for causing a man's death by an act of negligence। ठीक है, एक बहुत अच्छे कैरेक्टर का एक इंसान है, ए है, वो एक दूसरे इंसान की डेथ कॉज करने के लिए एन एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है, उसका ट्रायल चल रहा है, किस चीज का? डेथ कॉज करने का दूसरे इंसान का, बाय एन एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस। किससे? बाय एन एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस।
in arranging certain machinery. B, a person of equally good character who also took part in the arrangement describes precisely what was done and admits and explains the common carelessness of a and himself. ठीक है, ये जो कॉमन केयरलेसनेस है ना, जैसे कि मान लो कोई फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है, वहां पे क्या होता है, किसी का मान लो हाथ कट गया तो उसमें कॉम्पनसेशन दी जाती है। ये नहीं कि उसको जेल हो जाएगी, क्यों, ये मान लो कोई उस पर केस कर देगा, बोलेगा कि अरे ये आपके नेग्लिजेंस की वजह से, आपका मैनेजमेंट खराब था इसलिए ऐसा हुआ है। बट इसमें क्या है, कॉमन केयरलेसनेस, कॉमन, ये क्या है, ये प्राइवेट, ये ह्यूमन कंडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अकम्प्लिस को तो अनवर्दी कर दिया कि अकम्प्लिस, तुम कितने भी हाईएस्ट कैरेक्टर के हो, तुमने जो भी किया है वो गलत है। बट ठीक है, अकम्प्लिस इसका क्या है, बी है, क्योंकि ये हिमसेल्फ भी बोल रहा है। बट इसमें क्या है, ये है कि कॉमन केयरलेसनेस उसने बताई है। नॉर्मली तो क्या है, अकम्प्लिस जो है वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है अनटिल कोरॉबरेटेड। बट इसमें बी है, बी बता रहा है कि ए को तुम कर रहे हो कॉज, पर सिर्फ ए की गलती नहीं है, मेरी भी गलती है, और वो कॉमन केयरलेसनेस है, ह्यूमन कंडक्ट से रिलेटेड है। अब इसमें बहुत सारे वो है, आप एक बार देख लो इसी में, ठीक है, और ऊपर वाले भी देख लो, ताकि एक अच्छे से एक आइडिया बन जाए। बाकी इसको और पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, वरना वीडियो अननेसेसरली लेंदी हो जाएगा। देन नेक्स्ट है 114A, ठीक है, प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप। अब देखिए 14A जो है अमेंडमेंट के थ्रू आया था, ये तो पता ही चल रहा होगा किस चीज से रिलेटेड है, रेप के लिए है, किस लिए, एब्सेंस ऑफ कंसेंट in prosecution for rape under clause A, clause B, clause C, clause D, clause E, F, G, H, I, J, K, L, M, N of subsection 2 of section 376, ठीक है, of IPC, where sexual intercourse by the accused is proved। क्या है, sexual intercourse जो है वो प्रूव हो चुका है। and the question is whether it was without consent। क्या है क्वेश्चन, कि it was without the consent of the woman alleged to have been raped, and such woman states, वो क्या स्टेट करती है, in her evidence before the court that she did not consent, the court shall presume, क्या है इसमें, shall presume है, that she did not consent। क्या हो जाएगा, court shall presume that she did not consent। इस हिसाब से हमारे जो है समझ में आता है कि 114 देखो, ये इस चीज के लिए कि अगर वुमेन बोलती है कि मैंने कंसेंट नहीं किया था तो कोर्ट यही मानेगा कि कंसेंट नहीं किया था। अगर वो बोलती है कि कंसेंट किया था तो फिर इसके बाद मतलब कंसेंट किया था, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसने कह दिया तो प्रिज्यूम करो, कह दिया तो बस कह दिया, बस इतना याद रखने का, 14A कह दिया तो कह दिया, और कुछ नहीं है, ठीक है। और वो भी किसमें, रेप केस में, किसमें, 376 के। इस हिसाब से हमारा जो है ये सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट होता है। इसके एमसीक्यूज आप एक बार देख लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट।